चैप्टर नंबर 1, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अध्ययन की सुविधा से इसके दो भाग हो जाते हैं, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के बारे में क्लास 11th में हमने डिटेल्स स्टडी किया और हम क्लास 12th में पढ़ते हैं मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मानव भूगोल के जनक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, मानव भूगोल के जनक ये हैं कार्ल रिटर, जबकि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि जर्मन भूगोलवेता हैं और इन्होंने एक अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। मानव भूगोल से संबंधित 3 प्रमुख विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें है नियतिवाद, दूसरा संभववाद और तीसरी है नवनियतिवाद। नियतिवाद इसकी समर्थक रही हैं एलन सैम्पल, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता हैं और फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या है। इस विचारधारा के अनुसार नियति अर्थात प्रकृति सर्वोपरि है, अर्थात वह मानव के क्रियाकलापों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। यहाँ पर मनुष्य का स्थान गौण है, अर्थात वह सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। संभववाद, संभववाद विचारधारा कहती है संभव है, क्या संभव है? प्रकृति पर विजय संभव है, लेकिन यह विजय कब होगी? जब आप उन सिद्धांतों को समझ लें जिसके कारण प्रकृति संचालित होती है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विचारधारा के जनक विडाल डी ला ब्लाश है, जो कि फ्रांस से आते हैं। तीसरी विचारधारा जो कि मध्यम मार्ग के रूप में निकल कर आती है, नवनियतिवाद। ये इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता हैं। इनका प्रमुख नारा है रुको व जाओ। ये प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर जो है फोर्स करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले ये देख लिया जाए कि वह प्रकृति और मानव के हित में है या नहीं। आगे चलते हैं, मानव भूगोल से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक चीज जान लें, ये सारी परिभाषाओं का जो निचोड़ है वो 2 चीजों पर है, एक इंसान पर और एक धरातल पर। इन दोनों के बीच का संबंध ही मानव भूगोल है। आइए देखते हैं पहली परिभाषा, फ्रेडरिक रेटजेल की है। ये कहते हैं मानव भूगोल क्या है? मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वही भूगोल है। दूसरी परिभाषा डिकेन व पिट्स की है। ये कहते हैं मानव भूगोल में मानव व उसके क्रियाकलाप जो है सम्मिलित होते हैं, समाविष्ट होते हैं। तीसरी परिभाषा है एलन सैम्पल की, जो कहती हैं मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। चौथी परिभाषा आपके सामने आ रही है जीन ब्रुंच की। ये परिभाषा भी काफी प्रचलित है। इसके अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का संबंध कीमत से है, भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, इतिहास अर्थात हिस्ट्री का संबंध समय से है, ऑलॉजी का संबंध जैसे मानव की प्रजातियों से है, उसी तरीके से बॉटनी अर्थात वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है। ठीक इसी प्रकार भूगोल का संबंध जो है वो स्थान से है। आगे चलते हैं, विषय क्षेत्र के बारे में देखते हैं मानव भूगोल के। इसमें हम जानेंगे मानव भूगोल के स्कोप के बारे में, अर्थात जब कभी भी एक मानव भूगोलवेता अध्ययन करने के लिए जाता है तो किन किन पहलुओं पर विचार करता है, उसका जो ज्ञान है वो किन किन चीजों को लेकर आगे चलता है। आइए सबसे पहले इसमें होता है जनसंख्या व उसकी क्षमता, अर्थात जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफर है जिस किसी इलाके में वो अध्ययन करने के लिए गए हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान जाता है वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, वहाँ का आयु वर्ग कैसा है और पॉपुलेशन की टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, तकनीकी क्षमताएं कैसी हैं, इस पर उनका फोकस रहता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। जिस प्रदेश में हमारे ह्यूमन ज्योग्राफर गए हैं वो इस बात को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि, जल, वन, खनिज कैसे हैं, इसको लेकर वो चर्चा करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। जिस प्रदेश में अध्ययन करने के लिए
भूगोलवेत्ता गए हैं वो ये देखते हैं कि वहां मनुष्य ने अपने प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य किया हुआ है और इस पूरी अनवरत प्रक्रिया में उसने किन किन सभ्यता के मूल्यों, जीवन मूल्यों और सामाजिक जो संस्कृति है उसको विकसित किया है। ये देखना भी एक बड़ा भूगोल का विषय क्षेत्र है। चौथा है कालिक अनुक्रम। जो मानव भूगोल का विषय है वह निरंतर गतिशील है, अर्थात गत्यात्मक प्रकृति होती है। प्राचीन काल का जो भूगोल था वो मध्यकाल में कुछ और हो गया और मध्यकाल का भूगोल जो है निरंतर परिवर्तनशील होते हुए आधुनिक काल में कुछ और हो गया, अर्थात मानव भूगोल पर काल का प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 पर है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। जैसा कि आपको पता है मनुष्य जो है सदा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता हुआ आया है, उस पर ये फोकस करते हैं। साथ में जो भूगोलवेत्ता है वो ये भी देखते हैं उस प्रदेश का संगठन कैसा है, अर्थात यदि उस संगठन में मिलने वाली जो मानवीय दशाएं हैं वो ऐसी ही क्यों हैं, इस पर भी भूगोलवेत्ता अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और नंबर 6 पर है दूसरे प्रदेशों से संबंध। उस इलाके विशेष के जो लोग हैं उनका अपने पड़ोसी इलाकों से या दूरस्थ इलाकों से कैसा कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध है, इन पर भी नजर बनाए हुए होते हैं हमारे मानव भूगोलवेत्ता। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं मानव भूगोल के विकास के यात्रा को। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए प्राचीन काल में ज्ञान जो है सीमित है, क्योंकि संसाधन सीमित है, तकनीकी ज्ञान बहुत कम है और एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ जो प्रमुख सभ्यताएं थी इस काल में वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानती थी और इस कालखंड में जो उल्लेखनीय नाम रहे वो है थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, अरस्तु और स्ट्रैबो। को बढ़ाते हुए मध्यकाल में पहुंचते हैं। वहां पर धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, नौ संचालन की कुशलताओं में वृद्धि हो रही है और इसका परिणाम यह आ रहा है कि धीरे धीरे एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं और अपनी सभ्यता के तत्वों को वहां लेकर जा रहे हैं और वहां के इलाके के सभ्यता के तत्वों को अपने में समाहित कर अपने प्रदेश की ओर लौट रहे हैं। ऐसा होने से धीरे धीरे व्यापारिक रुचियां बढ़ी, उपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और नए नए क्षेत्रों की खोज होती चली गई, अर्थात मानव भूगोल बढ़ता हुआ और समृद्ध होता हुआ चला गया। आइए आते हैं अपने आधुनिक काल में। आधुनिक काल में प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हुए वो हुए हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, रेडजेल, ब्लास, ब्रुंच और ग्रिफिथ टेलर। यहीं पर नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद जैसी विचारधाराओं का और अधिक विकास हुआ और नवनियतिवाद जिसका प्रमुख नारा रुको और जाओ था, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, उसका भी यहां विकास हुआ प्रमुख रूप से। 1930 के दशक में जो मानव भूगोल है वह 2 उपशाखाओं में बट गया, जिसका नाम था सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 1 हमारा क्विक रिवीजन में पूरा होता है।